नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के अभ्यास एवं स्वाध्याय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके प्रश्नों के जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अभ्यास में मुख्य प्रश्न 1 अ कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो यह शास्त्री जी के विषय में हमें कथन दिया गया है कि वे कर्मयोगी उन्हें कहना अधिक उचित है, तो उसको हमें स्पष्ट करना है यहाँ। तो आइए देखते हैं। शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। बिना किसी फल की आशा किए अपने कर्म करते रहते थे। जब भी उन्हें कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की इच्छा से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना उचित नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। दूसरा कथन, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार, देश के बहुत बड़े नेता होने के बावजूद भी गांधी जी में विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री जी में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तीसरा कथन है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उनकी ये विशेषताएं बापू बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसलिए उनके जीवन को श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण कह सकते हैं। मुख्य प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपके सपने में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, अगर महात्मा गांधी मेरे सपने में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू शायद निम्नलिखित उत्तर देंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने अपने विचारों से प्रश्न पूछे हैं। आप अपने विचारों या अपने हिसाब से भी प्रश्नों को पूछकर उनके जवाब लिख सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा, बापूजी अहिंसा क्या है? तो शायद गांधी जी उत्तर देते, किसी भी मनुष्य या प्राणी को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचाना, यही मेरे मत से अहिंसा है। फिर मैं प्रश्न पूछता, बापूजी सत्य क्या है? गांधी जी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अनंत और सदा ही विश्वास पात्र है, वही सत्य है। फिर मैं पूछता, बापूजी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से क्या होता है? तो गांधी जी शायद उत्तर देते, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से हम निर्भीक और दयालु बन सकते हैं। तो इस प्रकार
अगर मेरे सपने में गांधी जी आए और मुझे उनसे कुछ प्रश्न पूछने हो तो मैं ऐसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। मुख्य प्रश्न 3, संवादों को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2-3 लोगों के बीच के संवाद दिए गए जिनमें गांधी जी के विषय में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन संवादों को हमें आगे बढ़ाना है। तो संवाद कुछ इस प्रकार है, जिसमें रिया और सुनील आपस में बातचीत कर रहे हैं और गांधी जी के विषय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रिया पूछती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। फिर रिया पूछती है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। फिर रिया पूछती है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया पूछती है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुनील उत्तर देता है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंगभेद की नीति का विरोध किया। फिर अगला प्रश्न रिया पूछती है, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील कहता है, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने यहाँ के चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर रिया पूछती है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे माना था? सुनील कहता है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। रिया पूछती है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? सुनील कहता है, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया था। फिर रिया पूछती है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो या आपके पुस्तक में जो एक परिच्छेद दिया गया प्रश्न 4 के अंदर, उसको आपने अपनी कॉपी बुक में शुद्ध रूप से और सुंदर अक्षरों से लिखना है, जिसमें वर्तनी और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर, उनकी शुद्धियों को ध्यान में रखकर उसका अनुलेखन करना है। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू की राजनीतिक विरासत को संभालना आसान काम नहीं था। यह कार्य शास्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह किया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली और देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। अपना हर कार्य एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से करते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। दूसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी उसी में हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण
गांधी जी में भी थे। शास्त्री जी ने भी अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया था। इस प्रकार शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा सवाल, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, शास्त्री जी अपने सभी कार्य पूरी निष्ठा से करते थे। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। आज़ादी मिलने के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, लेकिन उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। चौथा प्रश्न, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित के लिए करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। मुख्य प्रश्न 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक में या हमारे दिए गए परिच्छेद में जो शब्द ऐसे है कि जिनके नीचे रेखा की गई हो, तो उन शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश में से ढूंढने हैं और उसके बाद उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम के मुताबिक लिखना है। तो आइए देखते हैं उत्तर किस प्रकार होगा। उत्तर, रीढ़, तो उसका अर्थ होता है मेरुदंड। दूसरा शब्द अमीट, तो उसका अर्थ अटल। आधारशिला, तो नींव। खाद, तो उसका अर्थ होता है जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। उसके बाद पल्लवित, तो उसका अर्थ होता है जिसमें पल्लव या पर्ण लगे हों या विकसित। उसके बाद सौरभ, तो उसका अर्थ होता है सुगंध। और अंत में सभ्य, तो उसका अर्थ है शिष्ट। अब इन शब्दों को हम शब्दकोश में रखते हैं, शब्दकोश के क्रम में रखते हैं। तो उत्तर इस प्रकार आएगा, अटल, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और अंत में सुगंध। मुख्य प्रश्न 3, इस इकाई में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। लाल बहादुर जी कद में भले ही छोटे थे, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसे पाने के लिए हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, विनम्रता और सादगी जैसे गुण होने चाहिए। हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। इस प्रकार हम लाल बहादुर जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य प्रश्न 4, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब यहाँ पर हमें यह कहानी
अधूरी दी गई है तो इसके आगे बढ़ाना है। उत्तर, एक था शेर। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहां से कुछ और चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां धीरे धीरे शेर के शरीर पर चढ़ने लगी। अब चींटियां उसके कान में घुसने लगी। शेर अपने पंजों से कान को खुजाने लगा। चींटियों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, मगर सब व्यर्थ। थोड़ी ही देर में शेर बहुत परेशान हो गया। तब चींटी ने उससे कहा, अरे वनराज, आप तो जंगल के राजा हैं, आप तो बहुत बलवान हैं। इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। आप मेरे कान से बाहर आ जाओ। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाएं।